हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा ओवरव्यू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो क्लास 12th का पेपर ए फिजिक्स का सारा है, तो उसमें डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट यूनिट्स है। पहला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स आते हैं। दूसरा चैप्टर है, उसमें दूसरा यूनिट सॉरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह है फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, और फिर फाइनली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब खाली इन यूनिट्स का ओवरव्यू मैं दूंगा यहाँ पे, ताकि क्योंकि क्या होता है कि हम चैप्टर्स अलग अलग से पढ़ते हैं, हमें उनका आइडिया भी आता है, कॉन्सेप्ट हम समझ भी लेते हैं बहुत ज़्यादा हद तक। लेकिन क्या होता है कि हम फाइनली डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट चैप्टर्स डिफरेंट यूनिट्स है ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू होगा इस क्लास में। तो सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको हम शॉर्ट में CED क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और उनके दरमियान जो रिश्ता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, सारे फिनोमेना जो इसके रिलेटेड है। तो ये चैप्टर्स ऐसे क्यों? तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी है इलेक्ट्रिक चार्जेस के रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक चार्जड बॉडी होती है, कोई चार्जड पार्टिकल होता है हमारे पास, चार्जड पार्टिकल है कोई, तो सब कुछ इसी चार्जड पार्टिकल के रिलेटेड ही हम पढ़ते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिफरेंट केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जब चार्जड पार्टिकल रेस्ट पे होगा। अब जब चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्जड पार्टिकल के मुतालिक पढ़ना है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि चार्जड पार्टिकल चार्ज क्या होता है। जो चार्जड पार्टिकल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये होता क्या है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। तो वो पहली यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है एक ही जगह रखते हैं, रेस्ट पे रखते हैं। तो ये टाइम के साथ मूव नहीं करता है, एक ही जगह है। अब ये जो भी फिनोमेनन दिखाएगा उन सारे फिनोमेनन को पढ़ने को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह होता है, ये अपने इर्द गिर्द की स्पेस को थोड़ा बहुत चेंज करता है इन सच ए वे कि जब दूसरा पार्टिकल इस स्पेस में हम लाते हैं, दूसरा चार्जड पार्टिकल, ये उसके साथ इंटरेक्ट करता है, या तो उसको पुश करेगा या तो उसको पुल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्ज क्या है दोनों का। तो जो ये अब इसने स्पेस को अपने इर्द गिर्द थोड़ा बहुत चेंज किया, ऑल्टर किया, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट होता है। हम बेसिकली मकसद होता है हमारा इस चार्ज जो रेस्ट पर होता है, हमारा मकसद होता है कि जब इसके नजदीक हमने दूसरा चार्जड पार्टिकल आया, ये उस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो। तो बेसिकली हमारा जो मकसद होता है, मेन पर्पज वो होता है कि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालना, हमें उसको क्वांटिफाई करना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ से। तो इसी में हम पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो उसमें हम क्या, हमारे पास क्या होता है कि दो चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके दरमियान हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर एक से दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो कूलम्ब्स लॉ सब पर अलग अलग, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके वेक्टर सम कर दे सब फोर्सेस का। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है जब चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं हो बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब उस केस में हम कैसे कूलम्ब्स लॉ हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमें इस चार्ज बॉडी की वजह से हमें इस पॉइंट पर देखना है कि अगर हम पॉइंट चार्ज लाएंगे तो ये चार्ज बॉडी उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाएगी। तो अब हम क्या यूज करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सपोज E है। अब इस E को हम जिस पॉइंट चार्ज पर हम फोर्स देखना चाहते हैं, उस पॉइंट चार्ज का चार्ज हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने की दूसरी फॉर्म, पहला कूलम्ब्स लॉ, ये भी इनडायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ ही है, तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट शेप्स का हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते, ताकि हम पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाई करें फील्ड को तो हमें फोर्स निकलेगा। मकसद वही इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना।
अब क्योंकि जब फोर्स निकला, फोर्स से हम ये निकाल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स लगेगा, जब हमें वो पता चलेगा उससे हमें पता चलेगा फिजिकल टाइम में वो कितना एक्सेलरेट करेगा, उसकी मोशन के बारे में हमें, उसकी काइनेमेटिक्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो जो हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें कोई मशीन बनानी है, हमें कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी है इससे, तो उसमें फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर है, तो मोटर में क्या होती है, मोशन होती है, कितनी मोशन होगी, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतनी ज़्यादा मोशन होगी। अब टॉर्क जितना ज़्यादा तब मतलब ज़्यादा टॉर्क तब होगा जब फोर्स ज़्यादा होगा। तो बेसिकली हमारा मकसद इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना, उसी से हम फिर टेक्नोलॉजीज क्रिएट करते हैं वगैरह वगैरह। अब तो हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्यों पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट बोलते हैं, इसके बराबर होता है। तो ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी इंटू आर के बराबर। तो क्या होता है कि कुछ बॉडीज ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत टफ हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट, एक और टेक्निक दी गई है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी बॉडीज को निकालना सिंपलर है देन उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, उसको डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके हमें ई मिला, ई को क्यू मल्टीप्लाई करेंगे हमें फोर्स मिला। मकसद हो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले उन बॉडीज में जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली नहीं निकाल सकते। तो आ गया इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। उसके बाद अब दूसरी यूनिट्स, अब अभी तक चार्जड पार्टिकल रेस्ट पे था, अब इस चार्जड पार्टिकल को हम मोशन में लाएंगे। अब मोशन दो तरह की होती है, या तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा, या तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मीनिंग या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। इन अदर वर्ड्स, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगा, या तो एक्सेलरेट होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन या तो एक्सेलरेटेड मोशन पे होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा। जब चार्जड पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता है तब जाके क्रिएट होती है करंट। कौन सी करंट? डायरेक्ट करंट। तो जब चार्जड पार्टिकल, ये कंडक्टर, इसमें बहुत सारे चार्जड पार्टिकल है, जब इनको हम अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड पर मूव कराते हैं तो इसमें अब इस कंडक्टर में अब करंट आ जाती है। तो इस करंट के रिलेटेड जो यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट आई, अब करंट इन चार्जड पार्टिकल्स को धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आया, वी आया। अब आई करंट आई तो ओहम्स लॉ आएगा। तो ओहम्स लॉ में फिर रेजिस्टर्स, पैरेलल, सीरीज वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। करंट को मेजर करना, एमीटर के बारे में, वोल्टेज को मेजर करना वोल्टीमीटर के बारे में, करंट को डिटेक्ट करना गैल्वेनोमीटर वगैरह, ये सारा इसमें आता है। उसके बाद एक और चीज है, अब चार्जड पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला, इसने करंट क्रिएट की, करंट से फिर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ी। उसके बाद जब भी कंडक्टर में चार्जड पार्टिकल्स मूव करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी पे, तो करंट बनाते ही बना, तो उस करंट की वजह से प्रोड्यूस करते हैं अपने इर्द गिर्द स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेशनरी होता है। जैसे स्टेशनरी पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड रुका हुआ होता है, इसी तरह करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है वो भी रुका हुआ ही होता है। तो अब उसके बारे में पढ़ना है, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो, जो हम 10th में भी हम पढ़ते हैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया, अब हमें पढ़े वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, वो मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये सारा नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब चूंकि मैंने बोला जब करंट चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो स्टेशनरी वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, जैसे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक होता है, रुका हुआ होता है। नेक्स्ट इसके बाद अब बारी आती है एक और फेनोमेनन जो एक जीनियस साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने इन्वेंट किया या डिस्कवर किया फेनोमेनन। वो ये है कि जब भी कंडक्टर जिसमें कोई वोल्टेज देने के लिए हमारे पास कोई पुशिंग फोर्स नहीं है, वो चाहे फिर डीसी वोल्टेज हो या एसी वोल्टेज हो, खाली क्या हमारे पास मैग्नेटस है, तो मैग्नेट या कंडक्टर दोनों में से हम किसी को मोशन देते हैं, तो जब भी दोनों में रिलेटिव मोशन आ जाती है तो ऑटोमेटिकली देखा गया इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और वो वोल्टेज इस वोल्टेज से डिफरेंट होता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला वोल्टेज या ये वाली जो करंट होती है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। लेकिन जब हम कंडक्टर या मैग्नेट दोनों में रिलेटिव मोशन लाते हैं, यानी कि दोनों में से एक को मोशन दे देते हैं,
तब जाके इसमें जो वोल्टेज करंट प्रोड्यूस होती है वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये वो करंट थोड़ी डिफरेंट है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और जो ये इंडक्शन जो इंड्यूस होता है वोल्टेज, इस फेनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया है फेनोमेनन। तो नेक्स्ट यूनिट आता है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना। अब ये डायरेक्शंस अपनी चेंज करती हैं। अब कितनी बार चेंज करती है? अब डीसी करंट जो है ना वो विद टाइम एक ही डायरेक्शन में चलेगी, ऐसे ही आगे। अब जो एसी करंट होती है ये ऐसे से करती है, तो एक बार में यहाँ, दूसरे बार में वापस, तीसरे बार में यहाँ, चौथे बार में वापस। तो ये लेकिन बहुत तेजी से करती है। कितनी तेजी से? अगर हम इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट जो जनरेट होती है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर जनरेट होती है। मीनस क्लॉक एक टिक करेगा, ये करंट ने 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज की गई होगी। 50 याद रखना है। लेकिन अगर जापान में देखेंगे वहां पर इवन ये फ्रीक्वेंसी 60 होती है। दैट मीन्स वहां पर एक सेकंड में 60 टाइम्स। और जो करंट लगती है हमें अल्टरनेटिंग करंट, फॉर एग्जांपल एसी करंट पे हाथ लगता है किसी वायर पे, ऐसे हाथ लगता है तो हमें करंट मिलती है। बेसिकली क्या होती है, जो करंट वो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है पर सेकंड 50 टाइम्स, वही वाइब्रेशंस हमें ट्रांसफर होती है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो उंगली है वो एक सेकंड तक वहां पर पड़ी तो हमारी बॉडी में 50 वाइब्रेशन हो जाएंगी। अगर जापान में पड़ी तो 60 वाइब्रेशन, मीन वहां की करंट यहाँ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो कहने का मतलब यही है कि नेक्स्ट यूनिट इसीलिए आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो सारा रिलेटेड है बेसिकली जब चार्जड पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अब ये अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं, परफेक्ट एनालॉजी नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट अब लास्ट जो इसमें यूनिट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्या है, अब चार्जड पार्टिकल रेस्ट पे भी था, हमने फेनोमेनन्स पढ़े। अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी आया, हमने उसके फेनोमेनन्स भी पढ़े इस यूनिट में और इस यूनिट में। उसके बाद अब एक और मोशन बचती है, वो एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन में जब भी चार्जड पार्टिकल को हम लाते हैं तो एक अजीबोगरीब चीज होती है वहां पे। वो ये है कि एक चार्जड पार्टिकल है, ये अब एक्सेलरेटेड मोशन में है, जो मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। अब क्या, जब भी चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, अब क्या होता है, अब चूंकि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोशन में आया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक था। लेकिन जब ये एक्सेलरेट करेगा, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेलरेटेड है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन में आ रहा है। अब दोनों फील्ड मोशन में आ रहे हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि इसके जो दोनों फील्ड जब भी चार्ज पार्टिकल आगे एक्सेलरेट करता है तो इसका फील्ड जो है ये डिटैच हो जाता है। फील्ड का कोई पोर्शन डिटैच हो गया। अब फील्ड जो है बेसिकली एनर्जी है, ये डिटैच हो गई, ये स्पेस में ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मीन्स जब भी कोई भी चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेशन में होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मीनिंग वो एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएम वेव्स बोलते हैं। तो लास्ट यूनिट इसीलिए आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। अब ये वेव्स, इसमें हम पढ़ते हैं कि वेव्स कैसे बनती है। इन वेव्स को चलने के लिए मैकेनिकल वेव्स की तरह मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना मीडियम ही चलते हैं। यही वजह है कि सन से रेडिएशन यहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो अगर मीडियम की जरूरत पड़ती वो यहाँ पर नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि यहाँ से सन तक लेकर बराबर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम कहते हैं कि वहां पर मीडियम है एयर। वहां पर चूंकि एटमॉस्फेयर खाली जो है 100 किलोमीटर तक है अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके बाद वैक्यूम है, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। चूंकि अब ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की है, जो सन रेज हैं, तो वो उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो यहाँ तक आते हैं। तो इनकी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी हम पढ़ते हैं वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये ऑब्जेक्टिव था आज की क्लास का कि ओवरव्यू देना एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो मैंने दे दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा, फिर कांस्टेंट स्पीड पे आएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। चूंकि अब मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और स्टेड एक्सपेरिमेंट, तो ये चैप्टर भी अलग आएगा। उसके बाद मैग्नेट और कंडक्टर खाली मोशन में जब हम दोनों को रिलेटिव मोशन देते हैं, दोनों एक को विद रेस्पेक्ट टू द अदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, मीनिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वोल्टेज पैदा होती है, वो भी अल्टरनेटिंग टाइप, जो अल्टरनेटिंग करंट
प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जब ये एक्सेलरेशन में हम चार्जड पार्टिकल को लाते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर में। थैंक यू।